नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को ही झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को मिलने वाली सम्मान राशि को बढ़ाने और कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। ऋण माफी की सीमा अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एम्बुलेंस की वर्तमान दरों में लगभग 50% कटौती की गई है। रांची से दिल्ली का किराया 5 लाख रुपए से घटाकर 3.10 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं रांची मुंबई भाड़ा 7 लाख से घटाकर 4 लाख रुपए और रांची चेन्नई का भाड़ा 8 लाख रुपए से घटाकर 3.30 लाख रुपए कर दिया गया है। रांची से कोलकाता का किराया भी 3 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा रांची वाराणसी का किराया 3.3 लाख से घटाकर 1.10 लाख, रांची लखनऊ का किराया 5 लाख से घटाकर 2 लाख और तिरुपति का किराया 8 लाख से घटाकर 3.30 लाख रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट ने 2024-25 के लिए फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फसल सुरक्षा योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत 619 कर्मियों का समायोजन झारखंड में करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 1 जुलाई 2004 से 24 अगस्त 2011 तक काम करने या रिटायर हुए कर्मियों का समायोजन होगा। इस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च आएगा। कैबिनेट ने बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी पद पर नियुक्ति के समय शारीरिक या चिकित्सकीय योग्यता धारण नहीं करने वाले बाल आरक्षी को अन्य विभाग में चतुर्थ वर्ग में रखने का अनुमोदन दिया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया। मुख्य रूप से वर्तमान में अभी जो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही थी, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा था, इसे अब ऑफलाइन प्राप्त किया जाएगा। पंचायत भवन में साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए रिसीविंग मिलेगा और आवेदन प्राप्त होने के बाद जो उसकी ऑनलाइन एंट्री डिजिटाइजेशन का कार्य है वो बैकएंड में उसको किया जाएगा। ऑफलाइन जमा हो जाएगा, बाकी एंट्री का काम जो है वो उसके बाद किया जाएगा। तो अभी जो भारी संख्या में महिलाओं को क्यू में या नेट फेल होने के कारण या सर्वर स्लो होने के कारण जो दिक्कतें हो रही थी आवेदन जमा करने में, प्रस्ताव संख्या 5 परिवहन विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन में निर्गत आदेश के आलोक में (619) एवं सदृश रिट याचिकाओं में समाहित कर्मियों को झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत 1/7/2004 से 24/8/2011 के मध्य कार्यरत सेवानिवृत्त मृत कुल 619 बिहार राज्य परिवहन निगम के कर्मियों तथा जो सदृश मामलों में जो आच्छादित निगम कर्मी हैं उनको 1/7/2004 से समायोजित करते हुए सेवांत लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए बुधवार को लिए गए निर्णय को राज्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऋण माफी की राशि बढ़ाए जाने से राज्य में कृषि के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा।
इसी तरह पारंपरिक ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि बढ़ाने को भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण कदम बताया। ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि में बढ़ोतरी से राज्य को 85.59 करोड़ खर्च करने होंगे। विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन को स्वीकृति। विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए राज्य कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृति दी है। इसका लाभ 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित कर्मी के तौर पर सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों को मिलेगा। कैबिनेट ने केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित विषय को देखने के लिए अब मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को अधिकृत किया है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 619 कर्मचारियों को झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम में समायोजित किया गया है। देखिए, आज हमको लगता है बहुत लंबा कैबिनेट चला, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए विभिन्न विभागों के, और मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये निर्णय राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानकी, मुंडा, गुड़ित और अन्य लोग, उनके जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाने को लेकर, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पदाधिकारी आपके समक्ष इस वार्ता में रखेंगे। इन मुख्य रूप से जो मैंने बताया आपको, और अभी बहुत सारे निर्णय लेने बाकी हैं। कई सारे हमारे यहाँ पर राज्य में काम कर रहे हैं लोग, राज्य के जनमानस, यहाँ के लोगों के आम जीवन के सहूलियत कैसे हो, इस पर सरकार की चिंताएं बनी रहती है। इधर पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा आईईडी ब्लास्ट करने से कोबरा 209 बटालियन के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र दानी घायल हो गए। घटना गुरुवार की सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। घायल जितेंद्र दानी को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया है। घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालीबाग गांव के जंगली इलाके की है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बालीबाग में कई नक्सली नेता छुपे हुए हैं और कोई बड़ी नक्सली हिंसा की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर सुरक्षा बलों की एक टीम बालीबाग के लिए कूच कर गई थी। इसी दौरान गुरुवार सुबह नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को सामने आता देख आईईडी बम ब्लास्ट कर दिया। इस आईईडी ब्लास्ट में कोबरा 209 बटालियन के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र दानी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया। एसपी ने बताया कि घायल कोबरा जवान की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं इलाके में घटना के बाद भी पुलिस का सर्च अभियान जारी है। और झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने रांची में खुलेआम प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में सरकार की ओर से कई बार कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत से तथ्यों को छुपाया जा रहा था। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि रांची में प्रतिबंधित मांस बेचे जाने एवं उसे काटे जाने के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने रांची एसएसपी को इस पर अविलंब और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। इससे पहले प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारुका की ओर से अदालत को बताया गया कि डोरंडा के कुछ मोहल्लों में खुलेआम प्रतिबंधित मांस की बिक्री की जाती है। उनकी ओर से इससे संबंधित कई फोटोग्राफ भी अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं। इस पर अदालत ने रांची एसएसपी से पूछा कि झारखंड गौ जातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। इतने दिनों से ऐसा किया जा रहा है तो क्या जिला प्रशासन या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने मौखिक कहा कि खुलेआम रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री हो रही है। इस बात को कोर्ट से छुपाया गया है। राजधानी रांची एवं आसपास के इलाकों में खुलेआम प्रतिबंधित मांस की बिक्री करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से नाराजगी जताई और रांची के एसएसपी को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है। साथ ही मंगलवार तक वरीय पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है और इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार, आगजनी और सनातनी मंदिरों में तोड़फोड़ का भारत में विरोध शुरू हो गया है। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर के समीप सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इसमें शामिल कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से जीवंत लाश बनकर एवं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हिंदू बांग्लादेशी के समर्थन में नारे लगाए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी भैरव सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में बांग्लादेश में सनातनी हिंदुओं की स्थिति बनी हुई है वो काफी निंदनीय एवं चिंताजनक है। विश्व भर में किसी भी स्थान पर हिंदुओं पर इस प्रकार का हमला या प्रताड़ना किया जाएगा तो उनके समर्थन में हम सदैव साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मांग की है कि तत्काल बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें भारत लाने की पहल हो। हिंदू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेशी हिंदू मत घबराना, पे एक ही बात चल रही है कि बांग्लादेश में सभी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। वह प्राचीन इस्कॉन मंदिर जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था तो प्रतिदिन लाखों लोगों को बिना जाति और धर्म को देखे हुए लाखों लोगों को कई दिनों तक भोजन कराता रहा। उस इस्कॉन मंदिर को भी तोड़ दिया गया। कई हिंदुओं के घर को बाहर से बंद करके और जला दिया गया। कई हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को लूट लिया गया। ना जाने अनगिनत हमारी माताओं बहनों का वहाँ हिंदू माताओं बहनों का बलात्कार कर दिया गया। कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। उसका प्रत्यक्ष प्रदर्शनी आप अपने सामने आंखों से देख सकते हैं। उसी को लेकर के चाहे वह विश्व में रहने वाला किसी भी देश का कोई भी हिंदू हो, अगर वह प्रताड़ित होता है तो झारखंड का युवा भैरव सिंह उसके साथ खड़ा है। हम यही मांग करते हैं कि उन बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में जो है स्थान दे, उनको यहाँ आने की अनुमति दे और जल्द से जल्द बांग्लादेश में रहने वाले लाखों हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे हम हिंदू सनातन धर्म जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग दिखाते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग, आतंकवादी मानसिकता वाले लोग निर्मम हत्या कर रहे हैं हिंदुओं का बांग्लादेश में। उसी के विरोध में यह प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है।
और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के दौरे पर चाईबासा पहुंची। यहां उन्होंने विभिन्न जनजातीय छात्रावासों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वो अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पहुंची और व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इसके बाद महिला कॉलेज चाईबासा में आदिवासी छात्रावास का मुआयना किया और छात्राओं से बात की, उन्हें मिलने वाले सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टाटा कॉलेज छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रावास के निरीक्षण के बाद उन्होंने चाईबासा संग्रहालय में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने सरकारी व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि झारखंड के इतने बड़े आदिवासी जिले में आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए कोई भी सरकारी योजना का काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। जनजातीय बहुल जिला होने के बाद भी यहाँ सभी सरकारी विभागों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आशा लकड़ा ने कहा कि जिले में आदिवासी बच्चों का स्कूलों में नामांकन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहा है। इसको लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि पहले बच्चों का नामांकन किया जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाए। अधिकारी ड्रॉप आउट बच्चों का आंकड़ा भी आयोग के सामने पेश नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चाईबासा के टाटा कॉलेज का छात्रावास और आदिवासी कल्याण छात्रावास की स्थिति बहुत ही दयनीय है। दोनों छात्रावास को कंडम घोषित कर देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के मामले पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जिला होने के बावजूद यहाँ के सदर अस्पताल में एकमात्र अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जो कि चिंता का विषय है। पुलिस विभाग पर उन्होंने कहा कि जिले के सभी थानों में ST/SC केस दर्ज कराया जाए। अभी सिर्फ चाईबासा मुख्यालय में ही इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। उन्होंने पलायन और मानव तस्करी को लेकर भी थाना और रेलवे स्टेशन में व्यवस्था करने की बात कही। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पश्चिमी सिंहभूम जिला का समीक्षा बैठक और कई छात्रावास है जिनका हमने निरीक्षण किया। साथ ही विभिन्न समाज के लोगों के साथ में सामाजिक बैठक भी हमने किया है और विशेष रूप से इस क्षेत्र में बैठने के बाद, छात्रावास को देखने के बाद कई विषय सामने आए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे शिक्षा की बात करूँगी तो आज पूरे जिला में 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करने के लिए ग्रामीण जनता के बच्चों के साथ, गरीब गुरुआ के बच्चों के साथ में जाति प्रमाण पत्र का हवाला दे करके आज तक बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। आयोग ने आज के बैठक में उपायुक्त सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि एडमिशन कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से जाति प्रमाण पत्र ना मांगा जाए। जब उनका नामांकन हो जाएगा और उन्हें बताया जाएगा तो स्वतः अगर प्रखंड लेवल पर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो जरूर बनाएंगे, लेकिन अनिवार्य ना करें क्योंकि बच्चे जाति प्रमाण पत्र के कारण पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम एक तरफ बात करते हैं आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरी तरह नामांकन करने से हम रोकते हैं। हमने आज जिला के पदाधिकारी से पूछे कि कितना स्कूल में एडमिशन है, एडमिशन में से कितना ST विद्यार्थी है और कितना ड्रॉप आउट है, ये नहीं बता पाए हैं। हमने बोले हैं कि 3 दिनों के अंदर में पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से रांची के भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिक संस्थान में 75वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री दीपक पांडे सिंह, विधायक राजेश कश्यप, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वनों के संवर्धन और विकास के क्षेत्र में बेहतर योगदान करने वाले वन समिति के सदस्यों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के
कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिक संस्थान आने वाले लोगों को परिसर का भ्रमण करने के लिए 4 लाभुकों को बैटरी ऑपरेटेड ऑटो प्रदान किया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन हमेशा से ही हमारे जीने का जरिया रहा है, लेकिन सदियों से चली आ रही ये व्यवस्था अंधाधुंध विकास और शहरीकरण की दौड़ में पीछे छूटती जा रही है। आज हरे भरे पेड़ों से आच्छादित जंगल की जगह कंक्रीट के जंगल ने ले ली है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण की खातिर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के अभियान का हम हिस्सा बने और पेड़ों को बचाने का संकल्प लें। हो सकता है कि वो व्यक्ति ना लगाए, हो सकता है कि उसके साथ चलने वाले लोग अपने घर पे लगा ले। और ये बोलते बोलते आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लगभग हम लोग सभी सभाओं में, सभी कार्यक्रमों में आज ये बुके की प्रथा को हटाकर हम लोगों ने वृक्ष लेना और देना प्रारंभ कर दिया। आज वन महोत्सव है, हमारे फॉरेस्ट विभागों ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। बरसात का मौसम भी है, अभी के वक्त में वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से होता है। और दिनों के अपेक्षा और मौसमों की अपेक्षा, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरसात के समय ही पेड़ रोपा जा सकता है। गर्मी में भी पेड़ लगाने वाला, गर्मी के वक्त में कौन पेड़ लग सकता है, वो भी उन पेड़ों की भी उपलब्धता है। हम तो चाहेंगे फॉरेस्ट विभाग से कि आप लोग ये जो वक्त चुनते हैं, इस वक्त को गर्मियों के लिए भी, बरसातों के लिए भी, सर्दियों में भी बहुत पेड़ लगते हैं। आप लोग तो देखते हैं हर समय अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई मौसम नहीं है। रेगिस्तान है तो क्या रेगिस्तान में उसके अनुरूप वहां भी वृक्ष मिलते हैं। तो इसलिए उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता है। कभी भी आप चाहें वृक्षारोपण आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस चिंता के साथ कि ये वृक्ष जिंदा रहे, तो निश्चित रूप से आप गर्मी में लगाएंगे, बरसात में लगाएंगे, जाड़े में लगाएंगे, वो वृक्ष निश्चित रूप से। वहीं आधुनिक प्राणिक हीलिंग और अत्याधुनिक योग के संस्थापक ग्रेड मास्टर चोवा कॉक सोई की याद में जमशेदपुर के रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर फूड फॉर हंगरी की टीम ने रेड क्रॉस के सहयोग से शिविर आयोजित किया। उद्घाटन मास्टर चोवा कोक सुई के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। जमशेदपुर फूड फॉर हंगरी टीम की कोषाध्यक्ष आभा ठाकुर ने बताया कि मास्टर चोवा ने धरती पर स्वर्ग उतारने का सपना देखा था और उसी सपने को पूरा करने के लिए मॉडर्न प्राणिक हीलिंग एवं फूड फॉर हंगरी की स्थापना की गई। ये मास्टर चोवा कोक सुई की एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो कि ऊर्जा विज्ञान के द्वारा मानव शरीर के अदृश्य भाग जो भौतिक स्वरूप पर उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति की दवाइयां करती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में 80 से अधिक देशों में करोड़ों लोग इस विद्या को सीख कर इसका लाभ ले रहे हैं। प्राणिक हीलिंग जमशेदपुर फूड फॉर हंगरी द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन, 4 गांव के लोगों को स्वच्छ पेयजल के अलावा शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। मौके पर प्राणिक हीलिंग फूड
फॉर हंगरी के ट्रस्टी अनुराग कुमार के अलावा शर्मीना पारेख, आभा ठाकुर, रवीना कुमार आदि मौजूद थे। नमस्कार, हम लोग यहाँ MCKS फूड फॉर द हंगरी के तरफ से आए हैं, जो मास्टर जोआ खोंगसुई की प्राणिक हीलिंग संस्था की एक इकाई है। इस इकाई के अंतर्गत हम लोग सोशल सर्विस का काम करते हैं। हमारे मास्टर का ये कहना था कि अगर देश में, दुनिया में कहीं पर भी हमें हेवन लाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को पहले रोटी, कपड़ा, मकान जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बेसिक ज़रूरतों को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम उनसे स्पिरिचुअलिटी की या अच्छे कर्मों की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। और यही करने के लिए उनका ये विजन था कि हेवन और अर्थ तभी आ सकता है जब समाज में सब वर्ग के लोगों को सभी चीज़ों को मुहैया बहुत आसानी से कराया जा सके, और उसके बाद ही हम उनसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सही और गलत के बारे में समझ के और कोई भी कार्य को कर सके। एक तरफ जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना कानूनी अधिकार है, तो वहीं दूसरी तरफ नियम को ताक पर रख शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर दिया जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। पोटका समेत पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 89 शिक्षकों का अन्यत्र जिलों में स्थानांतरण कर दिया गया है। उनके स्थान पर जिले में मात्र 15 शिक्षक ही आए हैं। पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की घोर कमी है, जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कहीं पारा शिक्षक के भरोसे तो कहीं एकल शिक्षक के भरोसे विद्यालय का संचालन हो रहा है। अब इस स्थानांतरण से कई ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हो गए हैं। ऐसे विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय, दारूसाई आदि शामिल है, जो अब पारा शिक्षक के भरोसे संचालित हैं। वहीं पोटका के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जो एकल पारा शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में यूनिट से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं, मगर दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की घोर कमी है। ऐसे में आप सहज ही सोच सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिल रही है। सर सरदार, हम पहले भाटिन जादूगुड़ा के शिक्षक थे। हम एक्चुअली पारा टीचर है ना। हम चाकरी पंचायत से भाटिन जाते थे, तो वो लोग स्तरीय से हम आवेदन भी किया कि हमको थोड़ा इधर प्रतिनिधित्व किया जाए, तो वो लोग स्तरीय से हमको यहाँ प्राथमिक विद्यालय तितला में प्रतिनिधित्व किया गया है। जुलाई में 1 साल होने जा रहा है। अभी मेरा यहाँ का तितला का प्रधान अध्यापिका ममता दत्ता जी वो जामताड़ा के जिला ट्रांसफर हो गई है, तो यहाँ तितला में हम अकेले माने बहुत देखना पड़ता है। 45 बच्चा नामांकन है, तो यहाँ पर एक तो शिक्षक देने से बहुत ही अच्छा होगा, ताकि पढ़ाई लिखाई अच्छा से तरह से हो सके। इधर जमशेदपुर में रात्रि अपराध पर नियंत्रण के लिए बुधवार की रात जिला के पुलिस कप्तान किशोर कौशल के निर्देश पर एंटी क्राइम व ड्रग एंड ड्राइव चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी चौक चौराहों पर वाहनों को रोककर उसकी जांच की गई। इसके साथ ही ब्रेथ एनालाइजर के जरिए चालकों की भी जांच की गई। नशे की हालत में वाहन चलाने वाले से जुर्माना भी वसूला गया। चेकिंग अभियान का जायजा लेने एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण से सिटी एसपी ऋषभ गर्ग सड़क पर उतरे। उन्होंने साक्षी, बिष्टुपुर और गोलमुरी क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग का जायजा लिया। स्वयं भी वाहनों को रुकवाकर जांच की। बुधवार की रात 9:30 बजे से शुरू हुआ अभियान करीब 1.5 घंटे तक चला। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए पिछले करीब 1 सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से करीब 50 से ज्यादा केस के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं 350 से ज्यादा दागियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। ये वैसे दागी हैं जो हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, चोरी, मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। जिला पुलिस द्वारा लगातार इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। पीछे
हमारा लगातार पेट्रोलिंग पूरे शहर में कंटिन्यूअस चलती रहे, खासतौर पर रात्रि के दौरान भी जितने भी थाना प्रभारी हैं, डीवाईएसपीज़ हैं, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं थाने की, पीसीआर हैं, जो बाइक पेट्रोल्स हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट करती रहें और जो उनको टास्क दिया गया है, जितने भी इम्पोर्टेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो एटीएम्स हैं, बैंक्स हैं, उन सभी के आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग होती रहे। उसको लेकर के सभी सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया गया है कि वो भी कंटिन्यूअस अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और ये देखते रहें कि जो भी पेट्रोलिंग पार्टीज निकल रही हैं वो ठीक से पेट्रोलिंग करें। साथ ही साथ सभी थाने भी सक्रिय रहें, जिससे कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को रोका जा सके। खासतौर पर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो भी होते हैं उन पर पूरी तरीके से एक रोकथाम लगाई जा सके, उसी को लेकर के एक विशेष अभियान चलाया गया है। साथ ही सभी थानों को इस संदर्भ में भी निर्देशित किया गया है कि जो एक सूची बनाई गई है अपराध कर्मियों की विभिन्न अपराध शीर्षों के अंतर्गत, चाहे वो आर्म्स एक्ट से संबंधित हों, चाहे एनडीपीएस से संबंधित हों, चाहे वो अन्य प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, थेफ्ट, लूट इत्यादि से संबंधित जो भी अपराध कर्मी चार्जशीटेड रहे हैं, उनका कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन का डायरेक्शन सभी को दिया गया है। साथ ही साथ कंटिन्यूअस एस ड्राइव भी चलाया जा रहा है और पिछले 3 दिनों में जो अभियान चलाया गया उसमें तकरीबन 100 से अधिक अपराध कर्मियों को जमशेदपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। तो कंटिन्यूअस ये अभियान चलता रहे, जिससे कि लोग एक तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकें और पुलिस की प्रेजेंस भी शहर में हमेशा दिखती रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।